बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है उसमें हमने इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कवर करना है। और ये इकोनॉमिक्स का कोर्स आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या प्रोफेशनल एग्ज़ाम है उसके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलास्टिक और इन इलास्टिक दो वर्ड्स जो हैं इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जब इनको हम सही तरीके से समझ सकेंगे तो फिर हमें ये टॉपिक भी समझना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। अब देखिए एक 10 साल का बच्चा है और आप उसको ऑप्शन 1 है हमारे पास, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 है हमारे पास। ये 10 साल का जो बच्चा है हम इसको एक स्ट्रिप रबड़ की देते हैं और वो रबड़ टाइप 1 यहाँ पे है, टाइप 1 का, और यहाँ पे है टाइप 2 का। ठीक है, हम उसको तकरीबन 5 इंचेस स्ट्रिप देते हैं रबड़ की। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये 5 इंचेस रबड़ की एक स्ट्रिप है। और एक बच्चे की जो कैपेसिटी हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज उसकी 5 न्यूटन पावर है, 5 न्यूटन। ठीक है, और जब वो इसको फोर्स से स्ट्रेच करने की कोशिश करता है तो ये वाला लेट्स सपोज स्ट्रेच होके 7 इंचेस तक चला जाता है। 5 इंचेस बेसिकली था और अब ये स्ट्रेच होके जब इसको खींचेगा तो मैक्सिमम वो लेके जा सकता है 7 इंचेस तक। और इसको जब वो स्ट्रेच करता है तो ये लेके चला जाता है इसको 10 इंचेस तक। ठीक है, ये 5 इंचेस, ये 10 इंचेस। अब देखें बच्चा एक ही है, 5 न्यूटन पावर अप्लाई कर रहा है। स्ट्रिप रबड़ की 5 इंच वाली है, ये भी 5 इंच वाली है। एक को खींचता है तो वो 7 इंच तक फैलाव होता है या उसके अंदर लचक है, दूसरी जो है 10 इंच तक। तो अब आप क्या कहेंगे कि किस में इलास्टिसिटी ज़्यादा है? तो जो ये सेकंड है जो हमारे पास 10 इंचेस तक जा सकती है उसको कहते हैं कि इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इसमें लचक ज़्यादा है। तो सेम इस तरीके से अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, मार्केट के अंदर डिमांड होती है यानी कि तलब। अब देखिए मार्केट के अंदर हर चीज़ की एक तलब होती है। आटा है वो हम कहते हैं कि जी 100 रुपये किलो है, 100 का केजी है। अब अगर वो 150 पे भी चला जाएगा तो लोग जो 1 केजी इस्तेमाल कर रहा है वो करेगा, यानी कि यहाँ पे इन इलास्टिक है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आया। अब जब दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं कि एप्पल जो है, एप्पल वो 100 का केजी है और अब वो 150 का अगले दिन हो जाता है। तो जो पहले लोग 100 पे ख़रीद रहे थे 10 लोग, अब हो सकता है कि 5 लोग ख़रीदें। लेकिन आटे की कीमत 100 से 150 पे भी चली गई तो लोगों की डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आया। जो फ़र्क ना आने वाली बात है, इट्स मीन कि इसके अंदर लचक डिमांड में कम थी। लोग उसकी कीमत बढ़े या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी सेल उतनी ही होगी या उसकी डिमांड उतनी ही होगी। इसको कहेंगे इन इलास्टिसिटी। जबकि सेब जो थे उसके 100 केजी रेट था, जब 150 एकदम हो गया तो जो यूज़र थे, जो डिमांड करने वाले थे या उसकी जो तलब थी वो कम हो गई। तो यहाँ पे कहते हैं कि इलास्टिसिटी मौजूद है, कीमत उस पर उसकी डिमांड पे असर कर रही है। तो ये हमें स्लोप डिफ़ाइन करती है कि किस चीज़ की कितनी उसमें फ़र्क आता है। लेकिन स्लोप को आगे चल के हम जो हमारे पास डायग्राम्स होंगे उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्लोप हमें इनफैक्ट क्या बताती है कि अगर स्लोप उसकी बिल्कुल शार्प है, इट्स मीन कि उसको डिमांड इन इलास्टिक है उसकी, और उसकी प्राइस पे उसका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये स्लोप जो है इस तरीके से मूव करना शुरू कर दे तो हम ये कहते हैं कि उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। तो स्लोप एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैव एन इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी कि उनका आपस में स्लोप का और इलास्टिसिटी, यानी कि स्लोप फास्ट होगी तो इलास्टिसिटी नहीं है, अगर स्लोप फास्ट नहीं होगी तो इलास्टिसिटी मौजूद है। ये बात कही गई है। व्हेन स्लोप इज़ हाई, यानी कि ये स्लोप हाई है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लो, यानी कि उसमें इलास्टिसिटी कम है। जबकि इसी के अगेंस्ट आप चले जाएं कि जब स्लोप फास्ट है तो उसमें कोई यानी कि इन इलास्टिक को शो कर रहा है, जबकि स्लोप अगर फास्ट नहीं है
तो उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है। व्हेन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ इन्फिनिटी, जैसा कि ये जा रही है, इसको लंबाई में खींचते जाएं, ये इलास्टिसिटी की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या कहते हैं, कर्व इज़ इन्फिनिटी, ये जो कर्व है इन्फिनिटी की तरफ जाता है। इलास्टिसिटी इज़ ज़ीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, एंड व्हेन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ ज़ीरो, इलास्टिसिटी इज़ इन्फिनिट, perfectly elastic demand. Unit elasticity means that a 1% change in price will result an exact 1% change in quantity demanded. तो उसमें क्या कहेंगे कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। दिस इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, यानी कि एक चेंज होने से दूसरे में भी उतना ही चेंज आ रहा है। यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व प्लॉट्स एज a rectangular hyperbola. Note that a straight line demand curve cannot have unit elasticity as the value of elasticity changes along with the straight line demand curve. तो इसको अगर आप जो हम फिगर से इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। The elasticity of demand is commonly referred to as price elasticity of demand, यानी कि जो elasticity of demand है उसको हम बाकी भी सब्सिट्यूट या जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं डिमांड की इलास्टिसिटी पे, लेकिन हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें। बिकॉज द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इज़ द मोस्ट कॉमन इकोनॉमिक फैक्टर यूज्ड टू मेजर इट, कि ज़्यादातर जो प्राइस है वो इफ़ेक्ट करती है, इसलिए हम इसी की मेजरमेंट की बात करते हैं। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए लग्जरी कार कैन काज ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि अगर 10 लाख की कार है तो अगर उसकी कार की कीमत बढ़ा देने से उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, और यूज़र के पास यानी ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियां हैं और अपनी सेल को वो बढ़ाना चाहता है, फिर क्या करेगा, कीमत को कम कर लेगा। इफ़ ए लग्जरी कार प्रोड्यूसर हैज़ अ सरप्लस कार, यानी कि उसकी इन्वेंट्री में ज़्यादा सारी कार्स खड़ी हैं जो भी सेल होने वाली हैं, लेकिन कीमत की वजह से वो नहीं सेल हो रही, तो अब वो क्या है, कीमत कम करेगा तो उसकी सेल बढ़ जाएगी। दे मे रिड्यूस देयर प्राइस इन एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डिमांड, ताकि लोगों की डिमांड बढ़े और सेल हो सके और उसकी रेवेन्यू बढ़ सके। द एक्सटेंट ऑफ द प्राइस चेंज विल डिटरमिन वेदर और नॉट द डिमांड फॉर द गुड चेंजेस, एंड इफ़ सो बाय हाउ मच, यानी कि अगर वो कितनी कीमत, अगर 10 लाख से 9 लाख पे ले आता है तो फिर भी लोग इतनी ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर 10 लाख से 8 लाख पे लेके आ जाए तो लोग धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर देंगे। तो हम कहेंगे कि किस लेवल पे उसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ द अमाउंट परचेज्ड इन रिस्पॉन्स टू अ स्मॉल चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी में चेंज क्या फ़र्क आई और चेंज इन प्राइस की वजह से क्या फ़र्क आया, तो इन दोनों से तनासुब से हमें पता चलेगा कि उसमें इलास्टिसिटी है या नहीं। तो ये थी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी किस तरीके से हम समझ सकते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरीज, यानी कि जो कंज्यूमर हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो चीज़ें ख़रीदते हैं, सच एज़ अ ब्रांड ऑफ सीरियल। सर्टन फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट अ नेसेसिटी, फॉर इंस्टेंस इट्स रीजनेबल टू आर्गू दैट पीपल वुड स्टॉप बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सीरियल इफ़ इट्स प्राइस शॉट अप ड्रामेटिकली, particularly if other comparable products did not follow suit and kept their prices the same, यानी कि एक चीज़ की कीमत फ़ौरन से बढ़ जाती है लेकिन बाकी चीज़ों की कीमत सेम रहती है, तो उससे क्या है कि लोगों का रिएक्शन डिफरेंट होता है। कन्वर्सली, इफ़ दिस सेम ब्रांड ऑफ सीरियल एक्सपीरियंस्ड ए स्टीप प्राइस कट, वी वुड एक्सपेक्ट मोर पीपल टू बाय इट, यानी कि अगर उसी चीज़ की कीमत एकदम कम हो जाए तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। अज्यूमिंग इट्स लेवल ऑफ क्वालिटी इज सिमिलर टू द पीयर्स एंड वी आर नॉट इन डीप रिसेशन, रिसेशन का भी टाइम पीरियड नहीं है और बाकी चीज़ों की क्वालिटी भी सेम रहती है, और सिर्फ बात हम कर रहे हैं प्राइस की, यानी कि बाकी फैक्टर्स सेम रहेंगे। अनदर एग्जांपल ऑफ एन इलास्टिक प्रोडक्ट इज़ अ पोर्शे स्पोर्ट्स कार, बिकॉज अ पोर्शे इज़ typically such a large portion of someone's income. If the price of a Porsche increases in price, demand will likely
बी इलास्टिक, यानी कि लोग उसको ख़रीदना कम कर देंगे। देर आर आल्सो अल्टरनेटिव सच एज जगुआर और एस्टन मार्टिन, यानी कि वो दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक हमारे पास है प्राइस 1 थी, लेवल है ये, यानी कि ऊपर वाला लेवल है इसका, और यहाँ पे क्वांटिटी 1 डिमांड की जा रही है प्राइस, और अब उसकी प्राइस में अगर एकदम कमी आ जाए तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होना शुरू हो जाती है, और कर्व देखें डिमांड का वो काफ़ी स्लोप उसकी नज़र आ रही है। जबकि दूसरी इन इलास्टिक का आप देखें प्राइस 1 पहले थी ये, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, अब ठीक ठाक प्राइस में चेंज आई है, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी उधर ही है। यानी कि यहाँ पे आप ये कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी प्राइस बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए, डिमांड तकरीबन उनकी सेम रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स क्या हैं? द मोस्ट कॉमन गुड्स विद इन इलास्टिक डिमांड आर यूटिलिटीज़, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इन जनरल, नेसेसिटीज़ एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स टेंड टू बी इन इलास्टिक, यानी कि जो नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, या फिर मेडिसन की जो चीज़ें हैं उनके अंदर लचक नहीं होती, उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती। वाइल लग्जरी गुड टेंड टू बी मोस्ट इलास्टिक, यानी कि जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उनमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है। एंड अदर टिपिकल एग्जांपल इज साल्ट, नमक की आप मिसाल लें। द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ साल्ट पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। Too much or too little salt could cause illness or even death. So the demand for it changes very little when price changes, यानी कि जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड होती है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें इन इलास्टिसिटी होती है। Salt has an elasticity quotient that is close to zero and steep slope on a graph. ग्राफ पे वो इस तरीके से हमें फास्ट नज़र आता है स्लोप उसकी, क्योंकि उसकी प्राइस से कोई ख़ास उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि हम जो एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहते, कि यानी कि 2 रुपए किसी चीज़ की कीमत बढ़ने से उसके 4 यूनिट्स कम हो जाते हैं, इस तरीके से क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं 20% चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन डिमांड। तो हम परसेंटेज में क्यों बात करते हैं, इसका लॉजिक भी आपको आज समझा देते हैं। वाई वी यूज़ परसेंटेज चेंज रैदर दैन एब्सोल्यूट चेंज इन इलास्टिसिटी। जब इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे होते हैं तो हम परसेंटेज से चीज़ों को डिस्क्राइब इसलिए करते हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन या मेजरमेंट में हमें दुश्वारी ना हो। तो 3 इसके पहलू हैं, वजूहात हैं जो हम परसेंटेज चेंज करते हैं। बाय यूजिंग परसेंटेज चेंजेस इन दी प्रोपोर्शंस we can avoid the problem of comparison in 2 different quantities variables, यानी कि quantity demanded is measured in units and price is measured in rupees। 2 यूनिट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हम यूनिट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम रुपीज़ की बात करते हैं। तो जो परसेंटेज है ये दोनों को सही तरीके से इलेबोरेट कर लेती है। सो बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट कन्वर्जन इनटू रुपीज़, यानी कि यूनिट्स और रुपी का क्या रिलेशनशिप है, इससे हम अवॉइड कर लेते हैं। परसेंटेज में दोनों चीज़ों को हम एलेबोरेट कर लेते हैं कि इसकी इतनी परसेंटेज चेंज से दूसरी चीज़ की इतनी परसेंटेज चेंज में फ़र्क आ जाता है। सेकेंड नंबर पे इट हेल्प्स अस अवॉइड दैट ऑफ व्हाट साइज ऑफ यूनिट्स टू बी चेंज, यानी कि यूनिट्स कितने चेंज होंगे। अ जंप फ्राम रुपीज़ 2 to 4, यानी कि 2 रुपये से 4 रुपये में अगर हम फ़र्क कहें कि किसी चीज़ की कीमत 2 से 4 होगी, कोई ख़ास हमें फ़र्क रुपीज़ में नहीं नज़र आता। लेकिन हम जब उसको कहते हैं could be described as 100% increase or as a increase of ₹2, but by using percentage we can avoid this problem because both gives the same answers। मतलब सेम है कि 2 रुपये फ़र्क पड़ा, लेकिन 100% चेंज का मतलब है कि जो उसकी मौजूदा कीमत थी उससे ठीक ठाक फ़र्क पड़ा है। 10% 20% तक चलें ठीक है, वो समझ आता है, लेकिन 100% किसी चीज़ की प्राइस में चेंज होना बड़ा मानी खेज़ होता है जब मार्केट में हम बात करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स हाउ टू डिफाइन बिग और स्मॉल चेंजेस बाय लुकिंग एट ₹2 to 4, यानी कि हम अगर किसी चीज़ की कीमत 2 रुपये से 4 रुपये की बात करते हैं, वी कांट से दैट इट इज़ अ बिग चेंज और स्मॉल चेंज। हम इसको बड़ी तब्दीली या छोटी नहीं कह सकते, लेकिन हम जब परसेंटेज में बात करते हैं तो फिर हमें समझ आता है। बट इफ़ वी ट्रांसलेट इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज दैन इट बिकम्स 100% विच इज़ अ बिग चेंज, यानी कि जब हम परसेंटेज में लेके चीज़ को चलते हैं तो हमें उसकी चेंज जो प्राइस में फ़र्क आता है उसका पहले क्या लेवल था अब क्या लेवल हो चुका है वो ठीक ठाक आसानी से हमें समझ आ जाता है। ऑल द बेस्ट।